participants of this FDP. I convey warm regards and hearty welcome to all of you to this that such kinds of events has always been organized at our college level, and we always come up with such things. I welcome you, ma'am. Today, we are really blessed to have our honorable chief guest, Dr. Shiv Shankar Singh, among us. He has been Director of Higher Education in Uttar Pradesh and has always been a personality of versatility and dynamic traits. I welcome you from the core of my heart, sir. And for a brief introduction and welcome, I would now request our principal ma'am to kindly deliver the welcome address. Dr. Ma'am. Thank you, Neha. एक मिनट अनम्यूट है ना डीसी? जी मैम अनम्यूट है. अच्छा, thank you, Neha. First of all, I would like to convey my thanks and very congratulations to all the participants for completing this FDP beautifully. And we have finally come to the valedictory session today. इस सेशन में मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व शिक्षा निदेशक तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मठ अधिकारी माननीय शिव शंकर सिंह जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. नमस्कार सर. And dear participants, as you all know, we have been conducting this FDP for the last 6 days, and today is the final day. And we have covered most of the topics which are going to change as regards policies are made in future due to this coronavirus pandemic. And we have covered topics on economy, how it is going to be revamped from here now, and society, the environment, and information technology, how it is going to come to the rescue of all of us in this social distancing scenario, which is going to be the norm from now on. And today we are going to do a session on the changing psychology of individuals, society and nations. लेकिन जहाँ तक मेरा कहने का ये सवाल है कि जैसे अलग अलग पॉलिसीज को हमने हर दिन कवर किया, लेकिन एक पूरी चीज को एक समग्र रूप में देखने के लिए और पॉलिसीज के निर्धारण के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो व्यू पॉइंट है वो जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वही फाइनली पॉलिसीज को शेप देता है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे सोशल पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड. तो हम लोग आज इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि माननीय शिव शंकर सिंह जी जो एक कुशल प्रशासक रहे हैं, पूर्व शिक्षा निदेशक भी रहे हैं, वो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं. स्वागत है सर. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका देना चाहूंगी. आप 1995 से 2000 तक डायरेक्टर हायर एजुकेशन रहे और बहुत ही डायनामिक एक कार्यकाल ये रहा आपका. और उसके बाद फिर आपने लगभग 4 वर्षों तक दिल्ली में एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर का पद भी संभाला. इसके बाद आप स्पेशल सेक्रेटरी रहे यूपी गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन के, जहां पर कि 19 अलग अलग विभागों के कोऑर्डिनेशन का कार्य आपको दिया गया था. स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर आप रहे हैं लगभग 1 वर्ष तक, और फिर मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर भी रहे लगभग 1.5 वर्षों तक सन 2013-14 के बीच. इसके अलावा अवकाश प्राप्ति के बाद भी आपने एक कंसल्टेंट के रूप में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका कि कैंपस ओल्ड जेएनयू में है नई दिल्ली में, वहाँ पे आपने कंसल्टेंट के रूप में कार्य किया. And let me tell you all that this Center for Good Governance helps to implement good governance reforms through research, policy analysis and capacity building. अवकाश प्राप्ति के बाद भी आपका जो डायनामिज्म है और जो योगदान है समाज के प्रति वो कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी आप बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर म्युनिसिपल बॉडीज के मेंबर के रूप में
तथा एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में विभिन्न कंपनियों के साथ नोएडा में जुड़े हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच मौजूद हैं। यहाँ पर एक पर्सनल भी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी ज्वाइनिंग इस राजकीय सेवा में जिस वक्त हुई थी, उस समय आप ही शिक्षा निदेशक थे और ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों बाद आप मैडम के साथ नोएडा आए थे। नोएडा में ही मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, राजकीय महाविद्यालय नोएडा में। और आप जब वहाँ मैडम के साथ पधारे थे तो आपके स्वागत का कार्य मुझे ही दिया गया था और तब मुझे ये बिल्कुल मतलब अंदेशा नहीं था कि एक दिन अपने महाविद्यालय में मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रही होंगी। तो ये सुअवसर मुझे प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। Thank you, ma'am. Your words always boost up at every step to all of us. And now, with due regards, may I now request our Honorable Chief Guest Sir for his valuable words. Honorable Sir. Sir, can you hear us? Are you able to hear me? Yes. Yes, sir. Okay. So actually video is not coming. But if you are able to hear me, then it's fine. Hello? Yeah, you can start your video, sir. Okay. Now it's visible. It's visible. Okay, fine. So first of all, I must thank you for inviting me on this occasion. I have followed some of विधियां हो रही हैं, सबका स्रोत यही एक्ट है। इसके पहले एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो बना है उसको भी पढ़ लीजिए, वो तो बहुत अरसा हो गया उसको बने हुए। तो ये जो एक्ट बना है एनडीएमए एक्ट एक यूनिटरी एक्ट है जिसमें ओवरराइडिंग पावर्स, इन्हीं ओवरराइडिंग पावर्स में आज की तारीख में जो ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं वो जो कि लॉकडाउन का ऑर्डर जारी किया गया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इसको नेशनल इस कोविड-19 को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करते हुए और उसको शुरुआत कर दी, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर समय समय पर यूनियन होम मिनिस्ट्री जारी करती है जो स्टेट्स को फॉलो करने होते हैं। तो ये इसको भी एक तरीके से पढ़ लिया जाए और मेरे ख्याल से तो इसको आप लोग भी करिकुलम का पार्ट जब तक नहीं बनता है तब तक लोगों को ये प्रोत्साहित करें, ऐसे कंपटीशन कराएं या जो भी कराएं जिससे कि लोग इसको स्टूडेंट भी पढ़ें और बाकी लोग भी पढ़ें। जो रिलीफ मेजर्स भी हो रहे हैं वो इसी में हो रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये यूनियन होम मिनिस्ट्री में आती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है इसकी, और स्टेट में भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई हैं जिनके अंदर के लोगों को, जिनको के मतलब ट्रांसपोर्ट करना, खाना खिलाना, लोगों को तरीके की रिलीफ देना, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग काफी सारी आती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी नहीं है। एक बात दूसरी है कि अगर आप हमारे देश में डिजास्टर या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट का सिस्टम देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है और हेड बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में सारे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए और इसकी अलग अलग तरीके से पूरे नियम बने हुए हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, किस डिजीज में क्या किया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसमें लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है और कोऑपरेशन के लिए दो चीजों का मेरे हिसाब से आवश्यकता है। एक तो ये है कि आप जो पॉजिटिविटी के काम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, चूंकि नफरत फैलाने का नतीजा हमारे देश में नहीं, हमारे देश के बाहर भी आएगा। जो यहाँ पे कोई भी बात टीवी में आती है, किसी उसमें चैनल में कुछ लोग पत्रकार लोग अति उत्साह होकर के तरह तरह की बातें जो करने लगते हैं, तो उसका नतीजा कहाँ निकलता है कि जो हमारी फैमिलीज कहीं मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं इंडियंस, कहीं गल्फ में रह रहे हैं, कोई सिंगापुर में रह रहे हैं, तो उनको और उनके बच्चों के अगर आप हालात पूछें तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपने तो वहां पे कह दिया, यू फेल्ट वेरी गुड एंड प्राउड
मगर इसका नतीजा हम लोग वी फील फियरफुल हियर, और हम लोगों के प्रति, चाहे उनका नहीं हो, लेकिन आपने देखा है कि अंदर से एक हमारे में ही ऐसी भावना लगती है कि जैसे कि हम लोग गिल्टी हो हुए इसकी, और उनका नजरिया बदला हुआ है। जैसे कोई अगर चोर जा रहा है और उसने कोई चोरी की हुई है, तो वो पुलिस को देख के पुलिस को कुछ नहीं बताया, मगर वो एहसास करेगा कि भाई ये पुलिस मुझे को देख रही है। तो वो जो लोग बाहर रह रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर गलत ये लोग देंगे, किसी कारण से देंगे, तो उसका नतीजा उन फैमिलीज के, आप दिल से पूछिए कि उनको ये डर लगने लगता है कि भाई हमारे साथ में ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्या होगा। कुछ जगह पे है भी कि गल्फ में उन्होंने कहा भाई अपने लोगों को आप ले जाइए, तो कितने लोगों को ला सकते हैं आप। तो ये जो चीज है, इसकी भी हमको बहुत ही आगे ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग, अच्छा लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोग इसको फेसबुक में इसमें उसमें फिर प्रमोट भी करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे कंट्री के लिए ये किसी तरीके से भी अच्छी चीज नहीं है। और हमको बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और एक ऑब्जेक्टिव तरीके के साथ में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो ये एक्ट है, इस एक्ट में जो सेक्शन 10 है और कुछ और सेक्शन है 62, 64, ये 79 तक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर थोड़ा सा जो है गौर किया जाए। ऑनलाइन ये इस गूगल में सब जगह एक्ट मिल जाएगा, इसको पढ़ लिया जाए। अब जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक आपने बात की पॉलिसी। देखिए, अब जो जैसे हालात आ रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसी के चेंजेस भी आएंगे, और जो भी पॉलिसीज बनती हैं अपने कंट्री के लिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और उसके बाद में फिर लॉ मेकर्स हैं, फिर वो लोग लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज। लॉ का दूसरा तरीका ये है, पॉलिसी अगर आपने बनाई तो आप सीधा ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं गवर्नर साहब से या राष्ट्रपति महोदय से, जो अर्जेंसी इमरजेंसी के केसेस में सीधा आपने जो भी पॉलिसी बनाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस आप जारी कर देंगे। जैसे अभी आपने देखा कि यूपी में तमाम सारे लेबर लॉज को उन्होंने 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा सकता है। बाद में फिर उसको रेटिफाई किया। जो जो पॉलिसी की बात है, पॉलिसी देखिए मुख्य रूप से जो भी आप बना सकते हैं। अब लेटेस्ट ये है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी आप किस तरह बना रहे हैं, मतलब एक तो ये है कि आपने जो विद्वान लोग हैं उन लोगों से उसके बारे में राय ले ली, और फिर जो आपको बेहतर लगा आपने वो पॉलिसी बना ली। दूसरा ये है कि जो एविडेंस आपको आ रहा है कि किस चीज का क्या नतीजा निकल रहा है, उसके आधार पर जो पॉलिसी बनती है वो ज्यादा अच्छी होती है। सेकेंडली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आप बना सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस की बात है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक एक्सपीरियंस है उसके पीछे, लेकिन कभी कभी वो चीजें जो दूसरे मुल्क में अच्छी होती हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे मुल्क में अच्छी हों। इस केस में अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बड़ी एक डिमांड उठी और एक वेव आई, सब लोग डिमांड करने लगे कि हमको हाइड्रोक्सी सबको दिया जाए। फिर इंडिया ने दिया भी काफी जगह पर, लेकिन अब रिजल्ट सबके अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं इफेक्टिव है। लेकिन जो लोग मेडिकल में काम कर रहे हैं उनको प्रिवेंटिव के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अब भी दी जा रही है, और उससे ये कह रहे हैं कि आगे बचाव हो सकता है। जो हमारी इस भारतीय पद्धति की बात है, जो तमाम आजकल दवाइयाँ बताई जा रही हैं कि काढ़ा आप पी लीजिए और आप वो जो है गर्म पानी पीजिए, दे आर ऑल इफेक्टिव। जो इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात है, ये सब चूंकि हेल्थ इस समय आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है और हेल्थ को बचाना बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी की जो बातें आ रही हैं उसके ऊपर भी है कि तमाम लोग अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि विटामिन सी का उपयोग करना है, किस रूप में लें, आंवले के रूप में भी ले सकते हैं या सीधे आप टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपके सिस्टम्स काम कर रहे हैं उसमें कौन सी पॉलिसी होगी, उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप अगर बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें वो हो जाए, ठीक है, एविडेंस के ऊपर करें, या फिर ट्रायल एंड एरर, जैसा कि आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे पहले ये पॉलिसी आई कि मास्क नहीं लगाना है। फिर ये देखा गया कि नहीं, मास्क के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो अब मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है, घर के बाहर आप नहीं जा सकते। सेकेंडली ये आया कि आपको लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है, नहीं गए। अब इतना अरसा हो गया, सारा हमारा इकोनॉमी एकदम से मेल्ट डाउन होने लगी।
जो भी इसेंशियल हमारी सप्लाईज हैं उनमें से साग सब्जी वगैरह तो सब आ रही हैं, लेकिन जो और बहुत सी चीजें हैं जिनकी पैकेजिंग होनी है या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है तो वो तो बंद हो गई। अब नमकीन भी मिलना बंद हो गया, हल्दीराम वगैरह सबकी दुकानें या जो इनकी यूनिट है वो बंद है। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि नहीं, एमएसएमई को और जो भी इंडस्ट्रीज हैं इनको खोला जाए। कुछ दिन पहले अभी एक तरीके से एमएसएमई के ऊपर बातें हुई थी, डिस्कशन हुए थे, मुझसे भी कुछ सुझाव मांगे गए। तो मैंने उनको सुझाव में ये दिया था कि जो आपकी यूनिट्स हैं उनको आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कोविड-19 से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो एकदम माइक्रो यूनिट नहीं बना सकती, बिकॉज उसमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है और जो भी इक्विपमेंट होगा वो फुल प्रूफ होना चाहिए। डॉक्टर का आपको अगर वो बनाना है एजमर सूट तो उसमें कोई चांस नहीं होना चाहिए कि उसको इन्फेक्शन हो जाए। एक चीज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स को बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं। यूके में जब स्टडी किया गया तो उन्होंने पाया गया कि जो आईसीयू है, आईसीयू में कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हो सकते, लेकिन जब एम्बुलेंस से आईसीयू के बीच में जब ट्रांसफर पेशेंट को किया जाता है उसी समय पे डॉक्टर या हेल्थ वर्कर का इन्फेक्शन का चांस होता है। दूसरी, उन्होंने उसके लिए उपाय किया। सेकेंडली क्या है कि जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं उसमें मास्क की एफिकेसी 99.9% हो सकती है, 100% नहीं है। तो यूके में उन्होंने एक दूसरा सिस्टम हीपा फिल्टर डेवलप किया है जो कि उसको बैक साइड में लगाया जाता है, पूरा आगे का मुंह और नाक सब सील हो जाता है और उसमें जो भी एयर आएगी या जो फिल्ट्रेशन होगा वो उसको पीछे यूनिट लगी होती है छोटी, उससे होता है, तो वो चांस उनका खत्म हो गया। तो ये सब हमको करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं आईआईटी वाले रोज कहते हैं हमने ये कर दिया, तो है कहाँ वो फील्ड में, तो आप लाइए तो उसको कहाँ है। तो प्रॉब्लम आईआईटी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब जो चीज बनती है वहां से और हमारे यहाँ पे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो ये जो बीच की प्रोसेस है इसको स्टडी करके इसको टाइम को कम करना, कट डाउन करना, ये भी एक तरीके से पॉलिसी का पार्ट है और इसको करना पड़ेगा। अब चलिए हेजमल सूट वगैरह भी आ गए, सब चीजें आ गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा? क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने उस केजीएमयू में ये किया है कि जो डॉक्टर 7 दिन ड्यूटी करेंगे तो उनको फिर 14 डेज वो आराम में अपने क्वारंटाइन में रहेंगे, आफ्टर दैट फिर वो आएंगे। तो इस तरीके से रोस्टर और ये सब चीजें कुछ ना कुछ हमको बनाना पड़ेगा। अब इनिशियल पॉलिसी ये थी कि सबके टेस्ट होंगे। अब ये पॉलिसी अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा कि ये कह रहे हैं कि सबके टेस्ट की जरूरत नहीं है और हम लोगों को इसी के साथ में रहना है और जब बहुत ही सिचुएशन आए तब टेस्ट कराएंगे। स्वीडन में आपने देखा कि स्वीडन में वो कोई लॉकडाउन नहीं किया, तो उनके जो भी डेथ है रेट वो कोई औरों से बहुत खराब नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि आप अपने घर पे रहिए और घर में रहने के बाद में जब आपकी बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाएगी तब आप फोन करिए, तब हम आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उन्होंने अपने हॉस्पिटल को स्ट्रेस फ्री रखा। तीसरी एक बात होती है हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोगों को हो जाएगा, जितने लोग बचेंगे तो उतने लोग फिर अपने आप इम्यून हो जाएंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वायरस वीक होता चला जाएगा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट की बातें हैं, कोई 100% ये नहीं कह सकते क्या। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो ये बहुत जरूरी है कि नंबर 1 प्रिसीजन के साथ में आपको सारे स्टेप्स आइडेंटिफाई करिए, कौन कौन से स्टेप में क्या करना है, घर से जब निकलेंगे तब क्या करेंगे, उसके बाद में ऑफिस में आप कैसे बैठेंगे, कोई जो मिलने आएगा उसके और आपके बीच में कोई शीशा लगाइए, कोई चीज ऐसी लगाइए। अगर आप ऑफिस में ही बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो इट इज बेटर कि आप 1-to-1 टॉक ना करें। आपको जरूरी बात करनी है थोड़ा दूर बैठ के मोबाइल से ही बात कर लीजिए आप। यू कैन बी देयर विद ईच अदर, यू कैन स्पीक ऑन योर मोबाइल ऑल्सो। इसी तरीके से जैसे गाड़ी में आप जा रहे हैं तो गाड़ी में भी बीच में कुछ ना कुछ पार्टीशन करना पड़ेगा, एक आदमी पीछे बैठेगा, एक आदमी आगे बैठेगा। तो ये इस तरीके के स्टेप्स कुछ लोगों ने बनाए भी हैं और कुछ लोग इसको जारी भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक बिल्कुल जो है एकदम बदल जाएगा। अब जो आज की तारीख में आप ये देखिए कि जो स्मॉल शॉप्स हैं या जो लोग ये ठेली वाले हैं या जो लोग वेजिटेबल्स या दवाओं की दुकानें हैं या फिर जो ग्रोसर्स हैं, इन लोगों का बिजनेस काफी चल रहा है।
मॉल्स सब बंद हैं, कब मॉल्स चलेंगे दोबारा, यू नेवर नो। और उसकी कोई ऐसी आवश्यकता भी अभी महसूस नहीं हो रही है। ऑनलाइन जो भी बिजनेस है वो आगे बढ़ना है। ऑनलाइन जब भी आगे बढ़ेगा तो इसमें हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो कि सप्लाई चेन में इस डिलीवरी का काम करेंगे, जैसे वहां से पिक किया और वहां पे दे दिया। तो आज की तारीख में कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं। मतलब यहाँ तक कि आपको इंक और इसके लिए दिक्कत आ रही है कि पेन कहाँ से लाएंगे, इंक कहाँ से लाएंगे, और इस प्रिंटर की इंक नहीं मिल रही है, आपके पास होगी तो ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं, इनकी जैसे जैसे डिमांड तो है ही है, डिमांड जो बढ़ेगी फिर इनकी सप्लाई भी बढ़ेंगी, सप्लाई चेन्स भी बढ़ेंगी, उसमें लोगों को रोजगार के साधन भी काफी सृजित होंगे। इसी तरीके से एमएसएमई में जो भी इतने चेंजेस आएंगे डाइवर्सिफिकेशन के, और इसने तमाम सारी चीज़ों की नई रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि बेकिंग सोडा की आज रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आज रिक्वायरमेंट है, स्पिरिट की आज रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, स्पिरिट आप ले लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें, या फिर आप ये ब्लीचिंग पाउडर ले लें, ये सारी चीज़ों को आप खाने के सामान में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉलिसी गवर्नमेंट ये चेंज कर दी है कि 100% अल्कोहल आपको मिल जाएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल, वो जो हार्मफुल नहीं है, वो खाने And precious time. Once again, you have proved your personality to be so matured and highly sensible to awake us at this time. You have tried to spread the awareness, which is much or most required at these pandemic days. Hopefully, your words and your suggestions, your advice can save us from the devastating consequences of this pandemic. Thank you so much, sir, from the core of my heart and whole of my FDP team. Thank you once again. Now, we are fortunate enough to have Dr. Anita Moral, a special guest today. She is assistant professor in the Department of Psychology at Meerut College, Meerut. She has been working there since 2010, and her field of research is a study of neurological impairment and personality traits in drug dependence. She has published many papers in national and international seminars. She has more than 20 papers in the Journal of International Repo. She has the field of honor killing and violence against women and gender biasness at workplace. I welcome you, ma'am. We again blessed. She is accompanied by her two friends or colleagues. One is Dr. Madhubala. She is assistant professor in Meerut College, Meerut, from the Department of Psychology. And one more guest, Dr. Rija Bajaj is also accompanying us today. She is assistant professor in SV Degree College, Aligarh. So I welcome both of you. And now I request Dr. Anita ma'am to deliver her lecture. Her topic of speech is today, Changing Paradigm of Psychology of Individuals, the Society and the Nation. Welcome you, ma'am. Namaskar. I extend my gratitude to Honorable Chief Guest, distinguished participants, as well as dignitaries, Principal Madam, and much aplomb to organizing team who has chosen such a meaningful, need of the hour topic to be discussed for at a broader level. Thank you all so very much. साइकोलॉजी की जब बात हो रही है कि साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज होगी एज अ होल, तो बहुत सारी बातें जो है दिमाग में, बहुत सारी विंडोज खुल जाती हैं एक साथ. बिकॉज व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट साइकोलॉजी, इट इज नॉट देन confined to specific areas. We cannot confine that to specific areas. It's a broader thing then. As we all know, today we are in a tough situation. बहुत कठिन परिस्थितियों से हम इस समय गुजर रहे हैं. Even I can say it is a bad time. And the whole world is facing the same crisis. पूरा विश्व इसी क्राइसिस से
गुजर रहा है, इसका सामना कर रहा है. But what we can analyze, see and observe as a mankind, that we are, in spite of being separated as a nation or societies or boundaries, we are collectively one. हम बिल्कुल एक हो करके इस क्राइसिस के लिए खड़े हुए हैं. The specific reason behind this collective oneness is important. I am underlining this. The important reason, the specific reason because of this collective oneness is the potential threat to human existence, to humankind, to mankind. And it strongly refers, if something is significantly threatening to human existence, because it is the matter of the existence, then we can forget, and we forget, any type of disparity, A, B, or C, whatever. It's a matter of survival. And when we talk about psychology of mind, psychology of people, psychology of mobs, psychology of country, of states, of nations, then perspective matters. दृष्टिकोण मायने रखता है. What the meaning we are giving to the situation, जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो क्राइसिस हमारे सामने है, जो स्थिति हमारे सामने है, हम उसको मीनिंग क्या दे रहे हैं, ये मायने रखता है. कैटेगरी ऑफ दैट पर्सपेक्टिव मैटर्स. पर्सपेक्टिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है या रेट्रोएक्टिव है या प्रोएक्टिव है, इट मैटर्स. सो एंड समटाइम्स क्या होता है कि सिचुएशन हमें मीनिंग देती है. ऐसा बहुत होता है, पर्सनालिटी वाइज, नेशन वाइज, कंट्री वाइज, सभ्यता वाइज, व्हाटएवर, सोसाइटीज वाइज. तो कभी कभी सिचुएशन हमें मीनिंग देती है और हम कभी कभी सिचुएशंस को मीनिंग देते हैं. व्हाट द रिफॉर्मर्स एंड माइंड चेंजर्स और जो भी गेम चेंजर्स, जो इस तरीके के लोग हैं, वो क्या रिकमेंड करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, नॉट ओनली रिकमेंड, क्या फॉलो करते हैं. इसको बहुत अच्छे शब्दों में फेमस साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडलर ने समझाया है. Meanings are not determined by situation. It is ourselves. Meanings are not determined by situation. It is ourselves who determine us by giving meaning to the situation. Basically, हम अपने आप को निश्चित करते हैं, हम अपने आप को सिद्ध करते हैं, हम अपने आप के होने का एहसास कराते हैं, हम अपने अर्थ को वहां पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम सिचुएशंस को मीनिंग देने का पोटेंशियल रखते हैं, क्षमता रखते हैं. दिस इज हाउ वी कैन चेंज एनी क्राइसिस इनटू अ लर्निंग इनसाइट, एनी टाइप ऑफ क्राइसिस. बिकॉज कोई भी क्राइसिस कभी भी आया है यूनिवर्स में, संसार में, जीवन में, व्हाटएवर, उसके कभी एक पक्ष नहीं होता, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं. तो वो केवल दुख, ग्रीफ या पेन या सफरिंग्स या चैलेंजेस ही लेकर नहीं आता, वो इंसाइट भी लेकर आता है. तो हियर आई एम वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द पर्सपेक्टिव, and that perspective I am focusing is the collective oneness, collective force. जब भी human existence पर कोई भी खतरा आएगा, we will forget all the disparities and we will be just concerning about one race, and that is human race. ये evolutionary जो biologist रहे हैं, theorist रहे हैं, उन्होंने इसको बहुत पहले सिद्ध करके भी दिखाया है, इस पर रिसर्चेस किए हैं, और ये सब बातें जो है हमारे सामने रखी गई हैं. सर्वाइवल मैटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनी रेस. तो हम बहुत ज्यादा वहां पर एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को बचाए रखना है, जीवित रखना है. तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि हम लोग एक अच्छे कलेक्टिव फोर्स के साथ
आगे बढ़ रहे हैं, और ये साइकोलॉजी चेंज नहीं होने वाली है रिस्पेक्ट ऑफ एनी नेशन, एनी सोसाइटी, एनी बाउंड्री, ये हमारी ऐसे ही रहेगी। अब बात आती है कि जो हम मीनिंग देते हैं सिचुएशन को, वो इट इज नॉट अ वन गो स्टेप, इट इज अ प्रोसीजरल थिंग, एंड लॉजिकली प्रोसीजरल, स्ट्रेटेजिकली प्रोसीजरल थिंग। जब आप किसी चीज को मीनिंग देंगे, उसमें आपको प्रेसाइज होना पड़ता है, और हम प्रेसाइज हो भी रहे हैं। प्रेसाइज होने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हमें फोकस करनी रहती हैं, जैसे कि वेयर टू फोकस, एरिया क्या है जिस पर हमें फोकस करना है, व्हाट टू फोकस, किस चीज पर फोकस करना है, एंड देन हाउ टू वर्क, वेयर भी आ गया, व्हाट भी आ गया, उसके बाद हम हाउ टू वर्क, अब काम कैसे करें उस एरिया पर, बिकॉज वी आर हैविंग अ प्रोएक्टिव मीनिंग इन आवर माइंड। ऑलरेडी हमने सोच लिया है कि हमें इसको कम्बैट करना है, हमें इसको विन ओवर कर देना है, तो कैसे हम इस पर काम करें, क्या क्या फील्ड हम इसमें लें, तो विच एरिया टू वर्क एंड व्हाट टू फोकस एंड हाउ टू वर्क, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को प्लान करने में, क्योंकि क्राइसिस सभी एरियाज को इफेक्ट कर रहा है। बट माय कंसर्न ओवर हियर इज अबाउट साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक, किस तरीके से ये हमको अंदर से, हमको एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी, किस तरीके से ये हमको बदल रहा है सामाजिक और मानसिक रूप पर, मनोसामाजिक तरीके से, दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले जो मैंने बोला भी है सबसे पहले कि व्हाट एरिया टू फोकस, विच एरिया टू फोकस। इसमें जो पैंडेमिक है, जो क्राइसिस है, ये हमें दो तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। साइको सोशल इम्पैक्ट एट अ लार्जर लेवल इन जनरल पॉपुलेशन, यानी सभी लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अनफैमिलियरिटी ऑफ द वायरस। हम बिल्कुल भी वायरस का बिहेवियर नहीं जान पा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं, 30 स्ट्रेन तो अभी तक पहचान में आ चुके हैं। तो होस्ट की बॉडी में जाकर वायरस जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपना बिहेवियर चेंज करता है, क्योंकि शुरू में बताया जा रहा था और अभी भी है कि कुछ सर्टेन सिम्टम्स हैं वायरस के, लेकिन साथ ही साथ एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट्स हैं जो कि एट सडन डायग्नोज हो रहे हैं, within 2-3 days they are passed away. We are seeing the cases like that. So because of the unfamiliar behavior of the virus, there is the general fear among in general population. ये एक बात है। इसके अलावा the second point is the very contagious and infectious nature of the virus. जो वायरस है वो contagious है, and when it is contagious, the probability is equal for everybody to get suffered on. क्योंकि infectious नोवल पैथोजन है, नोवल है, अभी समझ नहीं आ रहा है व्यवहार किसी को इसका, तो ऐसे में संभावना सभी को बराबर है इससे ग्रसित होने की, संक्रमित होने की। तो इसलिए भी लोगों के बीच में जनरल फियर है, एंजाइटी है। इसके अलावा द मिमिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कोविड-19, इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा पेक्यूलर नहीं है, वो बहुत डिफरेंट नहीं है, दे आर अलाइक एनी अदर कॉमन डिजीज, जस्ट लाइक फ्लू, कफ एंड कोल्ड एंड फीवर एंड वायरल। तो जो ये मिमिक सिम्टम्स हैं, ये लोगों के बीच में एक हैवॉक, एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, एक पैनिक, एक हॉरर पैदा कर रहे हैं। अभी मुझे स्लाइट सा छींक आ जाए, खांसी हो जाए, the person aside me will get shunned and active and will be careful कि कहीं ये छींक वो वाली तो नहीं है। तो association is like that, जिसकी वजह से general population again is in a big worry, mimic symptoms. इसके अलावा the changing habits, जो कि अभी चीफ गेस्ट साहब भी अभी बता रहे थे, changing habits
are must to get adapt with the nature of this virus. क्योंकि अगर हम हैबिट चेंज नहीं करेंगे तो हम इसका ग्रास बन जाएंगे, हम संक्रमित हो जाएंगे. इट इज द मस्ट थिंग कि हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ रही हैं, और आदत बदलने का जो सबसे बड़ा माध्यम सरकार ने चुना है, दैट इज लॉकडाउन. बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, 30% पीपल आर मेंटली अनस्टेबल. गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च बता रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने एक सर्वे किया, एक स्टडी किया, उसमें देखा कि ओनली विद इन द लॉकडाउन पीरियड पीपल आर 30% मेंटली अनस्टेबल. व्हाई? बिकॉज कोई भी नई सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम दौड़े जा रहे थे और अचानक हमको उन सभी एक्टिविटीज पर ब्रेक लग गया. तो इट इज ह्यूमन माइंड एक्चुअली जो बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है चीजों को, और हम बहुत ईयर्स से, सिंस एजेस, हम बहुत एक अलग टाइप की लाइफ स्टाइल जीते आ रहे हैं. सोशल कनेक्शन, फिजिकल टच और मिलना जुलना, ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे रूटीन में है. बहुत ज्यादा हम हाथ धोना या बहुत ज्यादा गैप बनाना, क्योंकि कडलिंग्स, हगिंग्स, दीज आर द कॉमन बिहेवियर. घूमना फिरना, शॉपिंग जाना, पड़ोसियों के यहाँ जाना. और भारत तो त्योहारों का, संस्कृति का देश है, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, समूह बन जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, रिश्तेदारों में इतना भीड़ हो जाती है, शादियां इतने एक्साइटमेंट के साथ की जाती हैं. मतलब हम लोग अपने जो हार्मोन्स हैं, जो डोपामिन्स हैं, वो इसी तरीके से, सेरोटोनिन है, वो इसी तरीके से हम लोग अपने एक्टिवेट करते हैं, रिलीज करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, भी सेलिब्रेट लाइक दिस. तो वो सब चीजों पे एक तरीके से आप कहिए कि अभी मार्क है. वो सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ रही हैं, वो भी एट अ सडन, वैसे कोई ग्रेजुअली नहीं हुआ है. यू आर लॉक डाउन एंड जस्ट डू इट. एंड द पैथेटिक थिंग इज कि जो इन्फेक्टेड ग्रुप हैं, जो 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 कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनका फ्यूनरल आप देखिए. इवन नॉट द इन्फेक्टेड ग्रुप, जो जनरल फ्यूनरल्स भी हैं, जनरल जो कैजुअलिटी हो रही है, अपने आप जो लोग मर रहे हैं, अपने आप जो जिनकी एज ओवर हुई है, मरे हैं, तो उनके भी फ्यूनरल को हम लोग उस तरीके से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो राइट्स नहीं हम कंप्लीट कर पा रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति कहती है. इस सब फाउंडेशन ने जनरल पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ी एंजाइटी में, हॉरर में, पैनिक में, डिप्रेशन में, अनस्टेबिलिटी में, अनसर्टेनिटी में ला दिया है. एंड अनसर्टेनिटी इटसेल्फ, ये बहुत चिंता क्रिएट कर देती है. जब अनसर्टेनिटी होती है दिमाग में, तो एक थॉट आता है और फिर वो दूसरा थॉट को पैदा करता है. अगर ऐसा हुआ तो, मुझे कुछ हो गया तो, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे घर वाले में भी इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या होगा. मीन्स हम एक के बाद चेन रिएक्शंस जो है ह्यूमन माइंड पैदा करना शुरू कर देता है. दिस इज हाउ वी आर इम्बाइब्ड विद आवर न्यूरॉन्स और नर्व्स. तो दिस इज, आई कैन से, जनरल पॉपुलेशन कितने बड़े लेवल पर सफर कर रही है. दिस इज वन थिंग जिस पर हमें फोकस करना है, पॉलिसी बनाते समय भी और कुछ भी सोचते समय, कोई भी हमें इंटरवेंशन, प्रिवेंशन कुछ भी यूज करते समय हमारे दिमाग में बिल्कुल ये बात रहनी ही है कि जनरल पॉपुलेशन किस तरह फर्क हो रही है. नेक्स्ट prominent area which is getting affected is specific population, specific groups. Psychosocial impacts on specific groups. And what are those specific groups? Number one is healthcare workers. Healthcare workers, जिसको कि हम कोरोना वॉरियर्स भी कह रहे हैं, पैंडेमिक वॉरियर्स भी जिसको हम कह रहे हैं. हेल्थकेयर वर्कर्स की एक अलग परेशानी है. कैसे? उन लोगों को हमें बीमारी से बचाना भी है, और उन लोगों को एक सेट ऑफ डिसिप्लिन दे दिया गया है, उनको उसी में काम करना है. दिस इज एडिशनल फैक्टर. जैसे कि उनको 8 घंटे तक रोस्टर है, उनको 8 घंटे तक काम करना है, और उनको जो वो किट दी गई है जिससे वो इन्फेक्शन
उसमें ना आ जाए, वो डिसइंफेक्ट ही रहे, इसलिए उनको 8 घंटे उसी किट में रहना है और वो अपनी एलिमिनेटरी बेसिक नीड्स भी पूरा करने के लिए फ्रीडम उनको नहीं है, वो इवन फ्रेश भी नहीं हो सकते हैं। मीन्स देयर आर कन्फाइंड सिचुएशंस which are allotted, which are given to the healthcare workers. तो ये एक अपने आप में बड़ी परेशानी हो जाती है। उसके अलावा उनकी जो हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स उन पर डिपेंड हैं, वो भी उनसे दूर रह रहे हैं, क्योंकि 7 डेज के लिए यदि उनको डिप्लॉय किया गया है ड्यूटी पर, उसके बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है। तो दिस इज अनदर थिंग कि वो लगभग 1 महीने के लिए अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। और इसमें फिर सबसे बड़ा खतरा है, एवरी क्लिनिशियन इज अ पोटेंशियल पेशेंट। यानी हम अपने भारत में, अपने देश में हम कितना रोक पा रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स संक्रमित ना हो। Once a person who is delivering the treatment, if he is getting or she is getting affected, तो अंदर से वो फोर्स नहीं रह जाता, अंदर से वो लाइवलीनेस, इच्छा नहीं रह जाती है फिर इलाज करने की। इसकी वजह से लापरवाहियां होती हैं, जो कि हम थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं कि उतना इफेक्टिव बिहेवियर नहीं आ पा रहा है, ऐसे भी कुछ चीजें सामने आई हैं। तो हमें उनके लिए एम्पैथिकल होके, यानी परानुभूति एक तरीके से, we have to keep our feet in their shoe, उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना परेशानी में है हेल्थ केयर वर्कर्स। The next thing they are facing is social violent reactions. Social violent reactions डॉक्टर्स को, नर्सेज को बहुत ज्यादा फेस करने पड़े हैं इन बिटवीन। वो अपना ड्यूटी पूरा करने जा रहे हैं, वो आपको जांच रहे हैं, वो आपको लेकर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको हॉस्पिटलाइज करना चाह रहे हैं, वो आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट दे आर गेटिंग इन रिवॉर्ड, द सोशली वायलेंट रिएक्शंस। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि उनको अलग से एडिशनली इफेक्ट कर रहा है, उनको मेंटली ये पजल कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसके अलावा स्टिग्मा, वी कैन नॉट फॉरगेट स्टिग्मा। जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूटी पर डिप्लॉय हैं, उनको स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा है। जो पहली पैंडेमिक्स रही हैं, जैसे कि 2003 में सार्स रही थी एंड H1N1 in 2009-10, तो उस समय की स्टडीज बताती हैं the healthcare workers who were deployed to the duties were shunned. The children of the healthcare workers were shunned, and the people who were affected were shunned by society. And they were afterwards suffering of many mental illness symptoms alike, जिसमें कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, काम ना करने की इच्छा, ये बहुत प्रोमिनेंट रूप से पाए गए थे। अभी वुहान में जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स जो या तो ट्रीट कर रहे थे मरीजों को, या डायग्नोज कर रहे थे, या उनको केयर कर रहे थे, ये 3 चीजों में जो लोग अभी डिप्लॉय थे, उनमें दे आर साइकोलॉजिकली डीपली अफेक्टेड, एज वेल एज उनको सोशली स्टिग्मा का भी सामना करना पड़ा है। And this study is published in JAMA Open Network. You can see or surf over that. तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। 2003 में जब सार्स आया था, तो उस समय पर जो डॉक्टर्स थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जिसको कि ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, वहां पर इसको अध्ययन किया गया और वहां पर पाया गया कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक रहते थे और उनमें लॉन्ग टर्म डिप्रेसिव सिम्टम्स आ गए थे, वो एंजाइटी में चले गए थे, एज वेल एज कुछ लोग ऑब्सेशन का शिकार हो गए थे, ओसीडी, बार बार एक ही काम को करते रहना, मुझे कहीं बीमारी तो नहीं हो गई है, सॉर्ट ऑफ। तो ये चीजें हैं जो प्रूव हो चुकी हैं। कोविड-19 में हम इससे छूते नहीं रहेंगे। कोविड-19 को लेकर भी रिसेंटली अभी रिसर्च की गई है, लाई एंड हिज कलीग्स, प्रोफेसर लाई एंड हिज कलीग्स, तो उन्होंने देखा है, उन्होंने 1257 हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया 34 डिफरेंट हॉस्पिटल्स से, 34 अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों से, जहां पर कोविड पेशेंट्स का इलाज हो रहा था। और ये जो स्टडी है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल रीजन स्ट्रेटिफाइड स्टडी।
इसमें देखा गया, इसकी जो फाइंडिंग्स प्राप्त हुई हैं, 74.1% हेल्थ केयर वर्कर्स आर सफरिंग ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी बेचैनी है, कोई शांति नहीं है, कोई आराम नहीं है, अजीब सा भय है, आशंका है, डिस्ट्रेस। 46.1% आर सफरिंग ऑफ एंजाइटी। सिंपल जो एंजाइटी होती है, जो चिंता होती है, उससे 46.1% आर सफरिंग। 34% आर सफरिंग ऑफ इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, 34%। एंड 54.1% आर सफरिंग ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन अलाइक सिम्टम्स अलाइक हैं अभी। तो ये कोविड की स्टडीज हैं जो कि सामने आ रही हैं। तो हमें बचा कौन रहा है? हमें प्रशासन बचा रहा है, पुलिस बचा रही है, डॉक्टर्स बचा रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स ही कोलैप्स हो रहे हैं। 100 ऑफ डॉक्टर्स हैव गॉट एक्सपायर्ड, हैव पास्ड अवे इन इंडिया इटसेल्फ। तो हम उन्हें कितना इन्फेक्शन से बचा रहे हैं? तो दिस इज द एरिया वी नीड टू फोकस। इसके अलावा एक और एरिया है, एक और स्पेसिफिक ग्रुप है, दैट इज क्वारंटाइन ग्रुप। क्वारंटाइन ग्रुप, क्वारंटाइन ग्रुप पे जो लोगों को रखा जा रहा है, पहली बात तो उनको जबरदस्त अनसर्टेनिटी है। एंड व्हाई? बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड इज 15 days, इज 14 days, 15 to 20 days। उस इंक्यूबेशन पीरियड में लगातार खटका बना हुआ है कि हम बीमार हुए तो, और हो सकता है चलो हम ठीक हों, लेकिन हम बीमार हुए तो, और बीमार हुए तो माइल्ड होंगे या सीवियर होंगे, और जब बीमार हो जाएंगे उसके बाद की स्थिति, अगेन देयर इज द चेन रिएक्शन ऑफ एंजाइटी। तो दिस अनसर्टेनिटी इज फॉर सेल्फ क्वारंटाइन ग्रुप्स। और सेल्फ क्वारंटाइन, वेदर क्वारंटाइन, ये लोग भी स्टिग्मा से बाहर नहीं है। जो व्यक्ति एक बार क्वारंटीन में चला गया, अब उसको समाज किसी और ही नजरिए से देख रहा है, कोई कुछ और ही बिहेव कर रहा है। तो ये इनके लिए अपने आप में ये भी एक ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप इट इज, जो कि इन चीजों का सामना करेगा। वो भी अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज से इस दौरान अलग है, क्वारंटीन वाले भी। इसके अलावा अब मान लिया वो फ्री ऑफ डिजीज निकलते भी हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है, तो इस बीच में जो 14 दिन का समय है, ये उनको खासा बीमार कर दे रहा है, मानसिक रूप से उनको ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो ग्रुप है वो है एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटीज। पहले से ही मेंटल इलनेस तो कम नहीं है सोसाइटी में, एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटीज होती हैं, होती है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी चिंता करने लग जाते हैं। तो आप उनको कितना भी समझाएं, वो एक बहुत जनरल से इवेंट पर ही होश खो देते हैं। और वो कुछ लोगों को कल्पना में ही चिंता सताने लगती है, कोई घर वाला बाहर गया है, कुछ हो गया तो, ये सॉर्ट ऑफ जो पर्सनालिटीज होती हैं। तो as it is said by somebody, some stalwart has said about it कि 90% anxieties are just fictitious, वो कभी होती नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग में होती है। और जब वो हमारे दिमाग में हो रही है तो हमारा न्यूरोकेमिकल जो सिस्टम है वो उसके लिए उतना ही अलार्मिंग है जितना कि जब वो रियल में होगी तब होता है। तो ऐसी बहुत सारी एंजाइटी पर्सनालिटीज हैं, एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटीज, एज वेल एज पैरानॉइड पर्सनालिटीज हैं, सिजॉइड पर्सनालिटीज हैं, जिनको पैरानॉइड में मतलब जिनको हर वक्त शक होता रहता है, जिनको ये लगता रहता है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है, सॉर्ट ऑफ। ये आपको एक सामान्य सी बात समझाने के लिए, पैरानॉइड टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनको कि हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा डिस्प्यूटेड फैमिलीज, ब्रोकन फैमिलीज, डोमेस्टिक वायलेंस जहां पर होता है, ये वाले जो ग्रुप हैं, भाई हमने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, जो हेल्दी जनरेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, those people are maybe celebrating it, or they are creating meaning with this lockdown, or they are preparing themselves for some or the other goal or the motive. But people who are suffering of domestic violence, what about those people? क्योंकि अभी जो उनका जो पोटेंशियल थ्रेटनिंग पर्सन था वो अभी घर में ही है, और वो उनके साथ लंबे समय तक है, तो उस समय उनको एक समय मिल रहा था खुद को कोप अप करने का, बट दिस टाइम दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ टाइम गैप। उस आदमी से उनको कोई समय अभी नहीं मिल पा रहा। तो अभी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उसने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने 315 ऑनलाइन रिपोर्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस की रिसीव की हैं, जो कि पिछले अगस्त से और दिसंबर तक नहीं थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इट मींस 5 months में उतना डेटा नहीं था
जितना कि विद इन लॉकडाउन पीरियड आ गया है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्प्यूटेड फैमिलीज, ब्रोकन फैमिलीज, ये सब चीजें हैं, स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो कि हमारे इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इन पर हमें फोकस करना है बेसिकली। नाउ द थिंग इज व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं? दिस इज द थिंग व्हाट वी कैन डन। सबसे पहले तो हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, जो कि और करना ही पड़ेगा, जो कि हमने सबसे शुरू में जिसके बारे में बात करी। कलेक्टिवली वी ऑल शुड बी प्रोएक्टिव, एक प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ हमें चलना पड़ेगा। हमारे जो कोपिंग स्किल्स हैं वो इमोशनल फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड ना हो करके वो सॉल्यूशन फोकस्ड होने चाहिए, rather than being involved in the imbibements of the emotions. We should be proactive about the solutions of the problem. इस समस्या का समाधान क्या है, हमें रैशनल होकर सोचना होगा। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट जब बात करते हैं किसी भी समस्या के समाधान की, तो वो सबसे पहले ये स्क्रीन आउट करते हैं कि जो बंदा है, जो पर्सन है, ये इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्किल अपनाता है या सॉल्यूशन फोकस्ड कोपिंग स्किल अपनाता है। Once you are rational about your problems, then you have a good opportunity to get rid of that. And once you are having a emotion focused coping skill, तो आप उसी में फंसते चले जाते हैं। There is a loop of neurochemicals hormones, जो कि आपको एक नेगेटिव थॉट आया, आपके दिमाग से एंजाइटी वाला हार्मोन सिक्रीट हुआ, that is catecholamine, and you can say it other anxiety releasing hormones. उन anxiety releasing hormones की वजह से और नेगेटिव थॉट आया, तो हम एक लूप बनाते चले जाते हैं जब हम इमोशन फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो बस्ट हुआ, गुस्से में रोया, दुखी हुआ, वो और दुखी होता चला जाता है, क्योंकि once it is thought and then it is neurochemical reaction, and then it is thought and then it is more neurochemical reaction. तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा हमारी कोपिंग स्किल्स क्या हैं। वो रैशनल होनी चाहिए, वो सॉल्यूशन फोकस्ड होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो point to point if I will be briefing, that is nurturing relationship. Social connection is important. हम एक सामाजिक जीव हैं, मानव समाज एक सामाजिक जीव है, मानव सभ्यता एक सामाजिक ही जीव है, क्योंकि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं और हम जो यूनिवर्स में बहुत ज्यादा डेंजरस चीजें होती हैं, हम हमेशा उससे बचते आए हैं, या तो उसको मारते आए हैं और या उससे भागते आए हैं। तभी हमने कबीलाई जो वो हैं समूह हैं उनको अपनाना शुरू किया था प्राचीन समय में। तो हम इसको एजिस से कर रहे हैं और ये हमारे आर्कीटाइप में है, ये हमारे डीएनए में आ गया है खुद को बचा के रखना। तो और हम लोग ये समूह में करते हैं। तो सोशल कनेक्शंस आर इम्पोर्टेंट। नर्चरिंग रिलेशनशिप, हम कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो, लेकिन हमें कनेक्ट रहना है, हमको इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं आने देना है। तो फॉर दैट राइट मैसेजेस, राइट ईमेल्स, राइट लेटर्स, डू फोन कॉल्स, डू चैट्स, डू वीडियो कॉल्स, व्हाटएवर इट इज, आप कोशिश करिए कि आप इमोशनली अपने लोगों से कनेक्ट रहें। जब आप इमोशनली कनेक्ट रहते हैं तो आपके बहुत ज्यादा इमोशंस अपने लोगों से शेयरिंग करने में ही बाहर चले जाते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। तो हमारे अंदर जो चिंताएं हैं, जो हमें घेरे जा रही हैं, जो अवसाद है, ये बहुत सारा तो बात करने से ही निकल जाता है। इसको हम कैथारसिस कहते हैं मनोविज्ञान में। ये हम थेरेपी के दौरान भी यूज करते हैं। तो सोशल कनेक्शंस आर इम्पोर्टेंट, प्लीज मेंटेन दैट, प्लीज नर्चर योर रिलेशनशिप्स। The next thing is journaling or reading, means writing or reading. आप जब and write your schedule, your goals, your day, how you're going to spend it, कैसे आप इसको गुजारने जा रहे हैं, आप ये इसको write it and read it and follow it. क्योंकि जब आप अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं तो आप एक काम खत्म करके दूसरे के लिए ओरिएंट हो जाते हैं। तो इन बिटवीन आपके दिमाग को बहुत ज्यादा और बहुत अनगरल चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। एंड एट द सेम टाइम जब आपने एक अपना शेड्यूल, एक अपना गोल, एक अपना दिन का काम पूरा कर लिया होता है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है और ये आपकी लाइफ क्वालिटी को एनहेंस करता है। तो शेड्यूल बनाना जरूरी है कि मुझे आज पूरा दिन में क्या करना है।
इसके अलावा जर्नलिंग से मेरा और कुछ तात्पर्य है, जर्नलिंग वो है कि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं चीजें, या आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, या आपकी ऐसी बहुत सारे डार्क चीजें होती हैं, इट इज वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी आर हैविंग सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ जो कि हम शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप उसको एक पेपर पे रखिए। और ये किसी ने कहा भी है, फिल योर पेपर विद द ब्रीदिंग ऑफ योर हार्ट। तो आप उस पर कुछ भी लिखिए, जब आप उस पर लिखते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं और आप बहुत सारी चिंताओं से खुद को मुक्त समझते हैं, मुक्त जैसा एहसास करते हैं, और वो कभी कभी दूसरों को सीखने के काम भी आ जाती हैं वो चीजें। अपने एक्सपीरियंस अपने तक ही रखने से बेहतर है कि हम उसको ऐसा बनाएं कि वो उससे दूसरे भी सीख पाए। तो जर्नलिंग एंड रीडिंग आपको सही बात है, आप कोई भी अपना इंटरेस्टिंग जो भी आपका एरिया है उससे रिलेटेड आप कुछ भी पढ़िए। आप कुकिंग का पढ़िए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी इज सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कि मुझे तो साहित्य पढ़ना है, मुझे तो सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं, आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी रोचक स्टोरी कुछ भी आप पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। इसके अलावा मेडिटेशन, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आ रहा है। भारत अल्टरनेटिव थेरेपीज में एजिस से इसको फॉलो करता है, लेकिन हम कहीं चूके जा रहे थे, और जो वेस्टर्न कल्चर है वो इस पर बहुत रिसर्चेस कर रही है, और हम वेस्टर्न कल्चर से जब घूम के हमारे पास आ रहा है तो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, बट हम ऑलरेडी अपने अंदर ये चीजें लिए हुए हैं हमेशा से, तो हम उसको थोड़ा सा कहीं साइड ऑफ कर रहे थे। मेडिटेशन इज मस्ट। मेडिटेशन क्या करता है? पेशेंस को बढ़ाता है, और इस समय हमको पेशेंस ही तो चाहिए। जो भी स्थितियां हमें दी जा रही हैं, हम पेशेंस खो दे रहे हैं, एंड हमें सबसे ज्यादा आवश्यक धैर्य बढ़ाने की है। तो इट इज मेडिटेशन विच विल बी हेल्पिंग। मेडिटेशन कोई बहुत अजनबी, बहुत ऐसी चीज नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू फोकस योर ब्रीथ्स। अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करनी है। उनको सिंपल है कि उनको काउंट कीजिए 1 से 10 तक। इस बीच में कोई भी थॉट आए, कोई भी किसी भी तरीके का विचार आए, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। अपने आप को बाउंड नहीं करना है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज इट इज अ मंकी माइंड। जिस चीज को मना करोगे वो ही आएगा फिर दिमाग में। तो कोई भी विचार आने दीजिए, कोई भी विचार जाने दीजिए, और अपने सांसों को काउंट कीजिए 1 से 10 तक। फिर से वापस आपने 1 काउंट किया, कोई विचार आ गया, आने दो, दूसरे नंबर पे काउंट करो, तीसरे पे करो, 10 तक करते रहो। धीरे धीरे मेडिटेशन को अपनी आदत हमें बनाना है, और इससे हमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स मिलेंगे। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हैं उससे हमें थोड़ा सा इससे हम फ्री होंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। मेडिटेशन। द नेक्स्ट वन इज अफर्मेशन। जो लोग बीमार हैं, जो लोग पहले से बीमार हैं, जो लोग अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं, जैसे कि हाउस वाइफ हैं, बहुत पेशेंस लूज कर रहे होंगी, उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ रहा होगा, और हम सभी को करना पड़ रहा है, वेदर वी आर वर्किंग और व्हाटएवर। तो अब पेशेंस लूज होता है। जो लोग बाहर जाते थे, जेंट्स लोग ऑफिस में घंटों बिताते थे, घर में रह रहे हैं, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ कम है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है। तो इट इज बेटर कि वो लोग यहाँ पर इन चीजों को फॉलो करें, क्योंकि इसे फॉलो करने से फिर से एक रेजुवेनेशन वाली फीलिंग आएगी। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन सादा शॉर्ट स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जैसे कि दिन पर दिन मैं शांत होती जा रही हूँ। ये प्रेजेंट टेंस में ही होने चाहिए, फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। जब प्रेजेंट में कुछ होता है तो हमें लगने लगता है कि ये हो रहा है। दिन पर दिन मेरा गुस्सा कम होता जा रहा है, और दिन पर दिन जो मैं चाह रही हूँ वो चीजें मेरे नजदीक आती जा रही हैं। मैं उनको ऐसा सोच पा रही हूँ कि वो चीजें मैं प्राप्त कर रही हूँ। तो आप या यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, इस तरीके की बीमारी है जो कि बहुत गंभीर नहीं है, तो वो ऐसा सोच सकता है कि मैं दिन पर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ। Ma'am, sorry to disturb. There are time constraints, so kindly be precise, ma'am. Okay, all right. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक अफर्मेशन। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं, एज आई हैव टोल्ड अबाउट जर्नलिंग, मेडिटेशन, अफर्मेशन एंड नर्चरिंग ऑफ द रिलेशनशिप। अब हम आ जाते हैं पॉलिसी मेकिंग पर, विच इज मस्ट। पॉलिसी मेकिंग जब होगी तो तभी हम इन चीजों को एक अमली जामा जो है वो पहना पाएंगे। पॉलिसी मेकिंग में क्योंकि मैं साइको सोशल इम्पैक्ट्स को लेकर कंसर्न हूँ, तो मेंटल हेल्थ should be included in the financial structure by central government.
मेंटल हेल्थ को लेकर के पैकेजेस रिलीज होने चाहिए, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जब ये चीजें हमको परेशान करेंगी तो ये लॉन्ग टर्म में हमको इसके लिए इंटरवेंशन चाहिएगा और प्रिवेंशन चाहिएगा। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज जो हैं, दे शुड इनवाइट देयर काउंटर पार्ट्स टू देयर टेबल एंड दे शुड डिस्कस अबाउट बिहेवियरल एक्सपर्ट्स एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल हीलर्स एंड एज वेल एज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। इन तीनों के साथ उनको एक कॉम्बिनेशन में इस तरीके की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द साइड ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेक्टर, जो कि बाद में हम लोगों को इजीली, अफेक्टेड पॉपुलेशन को इजीली एक्सेस हो सके, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए भी, साइकोलॉजिस्ट के लिए भी, इसके अलावा काउंसलर्स के लिए भी, और इसके अलावा बिहेवियरल हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए भी, एंड इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलर्स के लिए भी। तो ये एक्सेस हमको पक्का मुहैया कराने जाने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम अगर ये नहीं होगा तो हम पूरी तरह से रेल में वापस नहीं आ पाएंगे। With these kind words, and the last word I would like to put here is hope. Hope is above all the supreme powers. और hope यदि हम रखेंगे, आशा, तो वही हमें सभी प्रकार की निराशाओं से दूर ले जाएगी। That is all. I am binding up my words. Thank you so much. Thank you to listening me. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your amazing and remarkable address. And sorry, due to the time constraint, I had to interrupt you in between, but it was really amazing. And we all were just amazed at the tone of this program. Thank you very much, ma'am. And now it has headed towards its end. So you all have filled your feedback forms, and I hope you carry good memories from here. So for a compiled report of your feedback forms, may I now request and the course coordinator, Dr. D.C. Sharma sir. Please, sir, you can continue. So you're not audible. Sound is very slow. Just a minute. Audible? Yes, sir. Sorry, मेरा माइक नीचे चला गया था. थैंक यू. एक्चुअली जैसा आप लोग फीडबैक, ये वर्कशॉप चला है 7 दिन तक, तो फीडबैक हमने ली थी, और फीडबैक न केवल 7 दिन की बल्कि हर पार्टिसिपेंट ने अलग अलग फीडबैक अलग अलग दिन की भी दी थी. अब प्रश्न ये उठता है कि फीडबैक क्यों? मेरा जो मानना है कि फीडबैक को कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए, इसको सदैव पॉजिटिव अप्रोच लेनी चाहिए. क्यों? ये फीडबैक जो होती है, इसको अगर हम ओपन माइंडेड देंगे, बिना ये सोचे समझे कि कौन सा कहीं से कोई स्कोर हो रहा है, पॉइंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो क्या है, ये प्रोवाइड ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट टू अस. हमको, आपको, सभी को एक चांस देती है कि हम कुछ और अच्छा कर सकें, क्योंकि कमियां कहीं ना कहीं रहेंगी जब हम कुछ करेंगे. तो उसी आधार पे हमने फीडबैक कलेक्ट की थी, कुछ पॉइंट्स बनाए थे. तो अगर आप देखें, पहले सबसे पहले तो मैं अगेन फिर अपने डायरेक्टर मैम का, अपने प्रिंसिपल मैम का, अपनी टीम का धन्यवाद करता हूं कि हम आज इस पूरे वर्कशॉप को कंक्लूड करने आ रहे हैं. हमारे यहाँ टोटल 93 पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 90 प्रेजेंट रहे, और 90 प्रेजेंट इन द सेंस के कुछ पार्टिसिपेंट्स की जो थी किसी कारण से अटेंडेंस शॉर्ट रही. हम उनको एब्सेंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो अटेंडेंस शॉर्ट वाले पार्टिसिपेंट थे. 3 हम ऑर्गेनाइजर थे. तो टोटल हमारे पास फीडबैक आई है 83 पार्टिसिपेंट्स की. हमने सभी पार्टिसिपेंट को ग्रुप में डिसेंट्रलाइज किया था कि अलग अलग जो हमारा जो एफडीपी था, उसमें मॉर्निंग और इवनिंग सेशन. मॉर्निंग में हमने पार्टिसिपेंट के लिए ग्रुप बनाए हुए थे. सभी पार्टिसिपेंट को अल्फाबेटिकली, ट्रांसपेरेंसी के लिए अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया था, और 10-10 पार्टिसिपेंट दिए गए थे, और 9 ग्रुप बनाए गए पार्टिसिपेंट्स के, जिनमें उनको अलग अलग वर्क असाइन किए गए जो उन्होंने किए, जिसके आधार पे उन्होंने, और शाम को हमारे एक्सपर्ट लेक्चर रहता था एक्सपर्ट का, उसके आधार पे उन्होंने फीडबैक हमें दिया. मोस्टली पार्टिसिपेंट इसमें अगर देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी के हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी थे और रिसर्च स्कॉलर भी थे. कुछ सब्जेक्ट की बात करें तो ज्यादातर कॉमर्स के हैं या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के ज्यादा हैं, और सेकंड अगर इंग्लिश से हैं. अगर हम
हमने पार्टिसिपेंट को ये कहा था कि आप अपनी लीडरशिप बनाने के लिए अपने अपने ग्रुप में कोई ना कोई वर्क असाइन करेंगे। तो मोस्टली पार्टिसिपेंट को कोई ना कोई वर्क मिला, चाहे वो चेयरपर्सन रहे हो, चाहे वो ग्रुप लीडर रहे हो। सिर्फ 25% पार्टिसिपेंट ऐसे रहे जिनको कोई वर्क नहीं मिला अपने ग्रुप के अंदर, यानी उन्होंने सिर्फ पेपर प्रेजेंटर का काम किया, वरना रिपोर्ट या ग्रुप लीडर या चेयरपर्सन इस ढंग से काम नहीं किया। कंटेंट की अगर हम बात करें तो जो हमने पार्टिसिपेंट से पूछा कंटेंट का क्या स्टेटस रहा, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने आप देख रहे हैं कि एक्सलेंट का है, पुअर का स्कोप नहीं है, पुअर मॉडरेट, एक्सलेंट या गुड में ही रहे। जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से पार्टिसिपेंट आए थे उसके बारे में हमने पूछा था कि भाई आपकी उससे सूटेबल से कनेक्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, तो इसमें भी हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने कहा कि हाँ कनेक्ट कर रहा था। जब हमने उनसे जानना चाहा कि ये एफडीपी आपने चुना क्यों, किस कारण से चुना, तो अधिकांश से आप देख रहे हैं, अधिकांश का ये कहना था कि जो करंट, क्योंकि कोविड-19 हमारे इस एफडीपी का रोल था कि करंट सिनेरियो में लिया है, तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट का मानना ये था कि ये हम करंट सिनेरियो के ले रहे हैं या फ्यूचर रिलेवेंस के ले रहे हैं। लेकिन बहुत कम पार्टिसिपेंट आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट की वजह से आए। मोस्टली फिर भी पार्टिसिपेंट ने बहुत कुछ सीखा है, जबकि उनका पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में कहें तो बहुत कम था, चुनने का कारण जो रहा है। जब हमने ये बात की कि भाई आपका टीचिंग में हेल्पफुल होगा, तो जितने डिफरेंट फैक्टर लिए थे उन सारे डिफरेंट फैक्टर में पार्टिसिपेंट ने माना कि हाँ हमारी फ्यूचर टीचिंग में ये बहुत हेल्पफुल होगा। और किसी एक पार्टिसिपेंट को ऐसा रहा है कि असाइनमेंट नहीं मिला है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उस पार्टिसिपेंट, जबकि 100% ये आना चाहिए था कि असाइनमेंट या जो ग्रुप एक्टिविटी है सभी पार्टिसिपेंट ने की थी। जो ये पूछा गया कि आपको ज्वाइन करने से पहले चाहे हमारा ब्रोशर रहा हो या हमारी जो टीम रही हो उसने आपको इसके बारे में बताया, तो मोस्टली पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि हाँ बताया है, क्लियरली बताया है, लेकिन नहीं बताने वाला इसमें कोई नहीं देख रहे हैं आप, यानी हमने सारा कुछ डिलीवर किया है। जो डिस्कशन हुए आपके उसमें या नहीं हुए इसमें पूछा, तो सभी ने या तो बहुत अच्छे डिस्कशन करें या डिस्कशन हुए मतलब सेटिस्फैक्टरी, या डिस्कशन नहीं हुए इस पर किसी ने नहीं कहा। यानी जो विद इन ग्रुप बनाए गए ये हमारे जो एक्सपर्ट के लेक्चर हुए उस पे पार्टिसिपेंट ने कहा कि हमारे डिस्कशन हुए। एक थोड़ा एक नेक्स्ट जो पूछा गया था वर्कलोड के बारे में, तो नॉर्मली अगर कोई हम एफडीपी या कोर्स डिजाइन करें तो होना ये चाहिए कि मेंटल वर्कलोड न लगना चाहिए, लेकिन इस डायग्राम से साफ दिखता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको माना है कि टू लाइट रहा है, अधिकांश ने इसको हैवी या हैवी वर्कलोड में रखा है। जबकि नॉर्मल अगर कोर्स रन करते हैं तो उसको उस पार्ट पे आना चाहिए कि पार्टिसिपेंट उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, उसको लोड के रूप में न लें, तो इसको आगे देखा जाएगा कि लोड ना आए। फिर आप इससे सेटिस्फाई, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग से जो हमारे एक्सपर्ट थे या लेक्चर दिए उनसे सेटिस्फाइड थे, तो इसमें 100% सेटिस्फेक्शन है। या एक जो क्वेश्चन हमने और पूछा था, क्योंकि कई पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिनकी अटेंडेंस किसी कारण से मॉर्निंग या इवनिंग या इंटरनेट कनेक्टिविटी, कई रीजन थे, कुछ के जुनून रीजन थे, कुछ के ऐसे रीजन थे, मे बी कोई और रीजन रहा हो कि अटेंडेंस शॉर्ट आ रही थी। हम अटेंडेंस डेली पार्टिसिपेंट को शेयर कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि आपके सर्टिफिकेट में क्या अटेंडेंस शो की जाए, जबकि हमारे 90% पार्टिसिपेंट की अटेंडेंस पूरी थी। कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, उसके बावजूद भी हमारे लगभग 70% पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि जो शॉर्ट अटेंडेंस है उसको सर्टिफिकेट में डिस्प्ले न किया जाए, जबकि ऐसे पार्टिसिपेंट सिर्फ 7 हैं जो शॉर्ट अटेंडेंस वाले हैं। जो स्पीकर सेलेक्ट किए इसमें मैक्सिमम हमारे सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ एक या दो लोग हैं जिन्होंने नो कहा है कि स्पीकर सेटिस्फाइड नहीं है। जो हमने एक और पूछा, ये अधिकांश मॉर्निंग की फीडबैक में आया भी था कि भाई जितने ही आप क्या चाहते हैं ऐसे कोर्स कराए जाएं, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कहाँ ऐसे कोर्स कराए जाने चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा जो मॉर्निंग में सेशन में कहा या बीच में भी लोगों ने कहा है कि आईसीटी की स्पेशल जो आईसीटी टूल्स और टेक्निक है इस पे कोई हैंड्स ऑन का कोई ना कोई एक वर्कशॉप या एक एफडीपी आगे कराना चाहिए। जब डिवाइस की बात की, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ज्यादातर लोग क्या हुआ कि अपने घर में अपने कहीं ना कहीं फंस गए, ऐसी स्थिति में जब देखा गया तो मोस्टली पार्टिसिपेंट और क्या है मोबाइल या लैपटॉप का 50-50% का लगभग रेशियो है, यानी जो पार्टिसिपेंट घर से दूर भी हैं वो अपने मोबाइल की मदद से भी इस एफडीपी को बहुत अच्छा ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इनकी संख्या लगभग 40 के बराबर है जो सिर्फ मोबाइल का यूज करके ही एफडीपी को। और जो पार्टिसिपेंट ने प्रेजेंटेशन दिए बहुत ही काबिल तारीफ थे कि आप मोबाइल होते हुए भी आपने प्रेजेंटेशन के स्तर को इतना बनाए रखा कि आप मोबाइल है उसके बाद भी प्रेजेंटेशन आपके, और लगभग सभी ने पीपीटी का यूज भी किया। ये क्वेश्चन तो बेकार ही हो जाता है क्योंकि पार्टिसिपेंट मॉर्निंग में खुद ही कह चुके कि हाँ हमें बुलाया जाओ, एक आईसीटी कराया जाए। हमने पूछा जरूर था कि अगर हम एक आईसीटी कराएं तो क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो ब्लाइंडली इसमें सभी ने कहा 100% ने कि हमें पार्टिसिपेट करना है। दूसरे, जूम पे आजकल बहुत इशू चलता है, मे बी एक मिस इन्फॉर्मेशन या जो भी है, फिर भी हमने जानना चाहा कि क्या आपको जूम में इशू फेस हुए थे।
तो यस कहने वाले से 6% लोग थे, यानी उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी कोई प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को इसमें इश्यूज नहीं थे या कभी कभी आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर, तो जो हम सब जानते हैं कि आपको क्या फेस हुई इस एफडीपी के दौरान, तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इन सब इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल की पूरा कनेक्टिविटी, वो हमने कई बार देखा भी है कि हाँ सिग्नल की कनेक्टिविटी हमारी कई बार ऐसी हुई, या पार्टिसिपेंट की कई जगह ऐसा हुआ कि कम हुई। या कल का ही आप देख लीजिए, कल क्या हुआ, अचानक हैवी स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आया हुआ था। इन मेरे खुद का घर का सारा लाइट वगैरह सब बंद हो गई, फ्लक्चुएट कर रही थी, हमारे कई लोगों की कर रही थी, जब हम अच्छे लोकेशन में उसके बावजूद भी, तो उस समय हम कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसी चीजें नेचुरली इसके साथ हैं, या कोई भी चीज हम लेते हैं किसी के साथ रहती हैं, इसके साथ भी हुआ। जो रिसोर्स पर्सन के बारे में 2 सवाल पूछे गए थे कि जो रिसोर्स पर्सन आए उन्होंने अपनी बात कह पाए आप तक और लेक्चर अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, आउट ऑफ 5 के स्केल पर पूछा था हमने, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने कहा कि हाँ हम वो पूछ के आए। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो गुड और वेरी गुड रहा। अब लास्ट में अभी नेहा के पास जाएगा। लास्ट में क्या है, हमने सारे पार्टिसिपेंट का जब कल प्रेजेंटेशन हुआ था, तो हमने सभी पार्टिसिपेंट को एक फॉर्म दिया हुआ था जिसके आधार पर फीडबैक एनालिसिस हो रही है, और हमने पार्टिसिपेंट से ये कहा कि आप अपने जो ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, आप उनको स्टडी करिए और उनको मार्किंग करिए। उस मार्किंग के आधार पर जो भी होगा उस ग्रुप को हम एक बेस्ट ग्रुप प्रेजेंटेशन का अलग से सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। नेहा अनम्यूट करिए नेहा। As everyone is eagerly waiting for the Best Paper Presentation Award, so may I now request our respected Principal Ma'am and Honorable Chief Guest Sir to kindly announce the name of the best paper presented today, yesterday actually. मैम आपको मैंने शेयर किया था मॉर्निंग में, प्रिंसिपल मैम का माइक ऑफ है क्या? हाँ जी मैम, माइक ओपन हो गया मैम? मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम। जी 1 मिनट देख रही हूँ। Goes to group number 7. जो सभी लोगों ने मार्किंग करके डिसाइड किया, ये सर्टिफिकेट भी शेयर हो जाएगा। ये ग्रुप नंबर 7 जो था, उसको पॉइंट बेसिस पर जो भी आप लोगों ने एनालिसिस किया है उसके आधार पे ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। एक सेकंड यहाँ। So congratulations to group number 7. Who was the group leader? ग्रुप लीडर ग्रुप नंबर 7। अच्छा नहीं, माइक अनम्यूट करने पड़ेंगे मैम, अभी लीजिए। हाँ अभी मैम दे रहा हूँ मैं। देखिए जो ये आपको डेटा भी मिल जाएगा सारा का सारा, जो लगभग सभी ग्रुप आप देख रहे हैं नियर बाई हैं, लेकिन फिर भी जो 2 कैटेगरी में मार्किंग 10 ली गई थी। और कल आप लोगों ने सजेशन ये दिया था कि ग्रुप के जो अपने अपने ग्रुप के मार्क्स हटा दिए जाएं, जिससे क्या हो, हर आदमी अपने ग्रुप को नंबर ज्यादा देगा। तो आप देखिए, कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी कहिए, हमने दोनों ग्राफ बनाए कि एक में मार्क्स हटा दिए अपने ग्रुप को जिन्होंने नंबर दिए, और दूसरे में ऐड किया, दोनों में ही ग्रुप नंबर 7, दोनों ही कंडीशन में ग्रुप नंबर 7 है। जब ग्रुप के जो ग्रुप के 10 लोग उन्होंने अपने ग्रुप को नंबर दिए तो उनको भी हटा दिए और उसको ऐड कर दिया। So Dr. KG Varshney as the group leader of group 7. हाँ मैं दे रहा हूँ। वाशनी जी का नंबर क्या है? हाँ अनम्यूट हो गए वाशनी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू डीसी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि होता है, ग्रुप लीडर या सेनापति को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन पूरा टीम काम करती है। इसमें धीरेन्द्र पटेल सर हम लोगों में बहुत अनुभवी थे, जैसा कि आप सभी लोगों ने महसूस भी किया होगा। मीनाक्षी लोहानी मैडम जो कि आपके कॉलेज से ही हैं, उसके अलावा सभी ग्रुप मेंबर्स ने भी अपना अपना पार्ट प्ले किया। मैं तो सिर्फ एक ग्रुप लीडर हूँ, बाकी वो चेयरपर्सन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, मैंने ओरिएंटेशन रिफ्रेशर मैंने क्या सभी ने किए हैं, लेकिन इतनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी जो यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे पूरे ग्रुप की ओर से। ये ग्रुप में सर्टिफिकेट शेयर भी कर दिया गया है। नेहा, ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for such a relevant and clear-cut analysis of the feedback of all the participants. And your presentation was also remarkable. Now, as we all are going through an unprecedented crisis these days, there is sorrow and pain everywhere seen. But you participants have definitely made us smile. You have given us a feeling of satisfaction during this FDP. And we will definitely look forward for such cooperation and such terms again in future in other events too. Now, I would request Dr. Kishore sir for the holistic report presentation of this FDP. Dr. Kishore sir, over to you. Thank you so much, Neha ji. Honorable patron, Professor Divyana ji, our chief guest, Dr. Shiv Shankar Singh ji, our keynote speaker, Dr. Anita Moral ji, course coordinator, Dr. Dinesh Chand Sharma ji, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयर कर रहे हैं डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी जी, और पूरी मेरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, आप सबको और सभी पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग विद अस। 6 मई से लेकर 11 मई के बीच इस एफडीपी को प्लान किया गया और 93 पार्टिसिपेंट ने इसमें एनरोल किया, और अभी लगभग 90 पार्टिसिपेंट्स की जो अटेंडेंस है वो फुल है, और बाकी 3 के संबंध में जो भी निर्णय डॉक्टर दिनेश जी ने बताया है, यानी कि उनकी जितनी अटेंडेंस है उसका सर्टिफिकेशन उनको दे दिया जाएगा। हमने एक प्लान होता है कि हमेशा हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें टाइम का और रिसोर्सेस का। तो हम पिछले 1.5 महीने से जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें कॉलेज ये पूरी कोशिश कर रहा है कि हम सभी प्राध्यापकगण और एज ए टीम आवर कॉलेज, जो हमारी फैमिली है, वो सही से इफेक्टिव टीचिंग करे और उसके अलावा जो एडिशनल ड्यूटीज हैं उनको भी निभाए। तो मैं समझता हूँ हमने बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया है। अगर देखें, जो बच्चे किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए उनके अलावा सभी को अपना कोर्स पूरा कराया है। आरोग्य सेतु ऐप हो, सुरक्षा कवच ऐप हो, या गवर्नमेंट की जितनी जानकारी हो उसमें हमारे इनपुट्स हैं। और बिसाइड्स दैट हमने ये एफडीपी आयोजन किया। इसके अलावा हमने एक सेमिनार यानी कि वेबिनार भी आयोजित की। और एक अच्छी बात यह है कि इस पूरे एफडीपी प्रोग्राम में लगभग 5 घंटे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे, डायरेक्टली जुड़े रहे, और इसके अलावा इनडायरेक्टली भी हमारी टीम ने और सभी पार्टिसिपेंट ने काफी काम किया, इनडायरेक्टली भी, जो कि बियॉन्ड इस फेस के साथ बिना होता है काम। अब इसमें हमारे जो स्पीकर्स थे, हमने जैसे थीम तय करते हुए सोचा कि हम कुछ मेजर थीम है जिनको कवर करेंगे। उसमें थी इकोनॉमी, उसमें थी सोसाइटी, उसमें था एज ए एनवायरमेंट, उसमें था आईसीटी, और उसमें सोशल साइकोलॉजिकल इशू। और सबसे ऊपर जो मैम ने कहा कि इन सब पॉलिसीज का इम्प्लीकेशंस कैसे हो, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन, जो हमारे चीफ गेस्ट आज मौजूद हैं और वो उन्होंने गाइड किया। तो पहले दिन जो हमारे डे कोऑर्डिनेटर थे, वो मैं खुद उसे डे कोऑर्डिनेट कर रहा था, और डॉक्टर संजीव कुमार रिपोर्टियर थे, और प्रोफेसर दिव्यानाथ जी की अध्यक्षता में ये सेशन फर्स्ट डे का शुरू हुआ। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो इस समय यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन है, बीएचयू के वीसी रह चुके हैं वो, और इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और दूसरे हमारे उस दिन के की नॉट स्पीकर थे प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी। हम लोग गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। वो एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं, और उन्होंने इस पहले दिन में की नॉट स्पीकर के रूप में अपना एड्रेस दिया। और हम जैसा देख रहे हैं कि 2 इशू बहुत बड़े हैं, एक हेल्थ का और एक इकोनॉमी का। तो उन्होंने इकोनॉमी कैसे सर्वाइव कर सकती है, कैसे हम रिसोर्सेज का मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम इन्फ्लेशन को रोकते हुए मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, इस पर बात की। और बड़ा एक अलग तरह का अप्रोच था इकोनॉमी को देखने का, बड़े पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की। और एक सबसे बड़ी बात कि वो स्वयं भी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो प्राय एक एक्सपर्ट के रूप में मौजूद रहते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने हमें डिफरेंट ऐसे पर्सपेक्टिव बताए जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमारे इंडिविजुअल एफर्ट को और ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। सेकंड डे हम लोगों के लिए वेरी वेल नोन, और जो हमारे महाविद्यालय के
सभी कार्यों में एक पैटर्न और एक संरक्षक की भूमिका निभाती रहती हैं। जब भी यूनिवर्सिटी से हमारा कोई संवाद होता है तो मैम के साथ उनके व्यक्तिगत जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो, और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में प्रोफेसर वाई विमला जी, जो कि इस समय प्रति कुलपति है यूनिवर्सिटी की, प्रो वाइस चांसलर है, उन्होंने एनवायरनमेंट पर और उसके डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट पर हमें एक एनलाइट किया जो हमारे लिए नितांत आवश्यक था और नितांत हमारे लिए बहुत ही एक कहें कि हमारी नॉलेज को एक्सपेंशन देने वाला था। तो प्रोफेसर वाई विमला ने बैक टू द बेसिक्स की बात भी की और जो इंडियन कल्चर के ऐसे तत्व हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं उसकी भी बात की। फर्स्ट डे जो मैंने बताया कि मैं शायद छोड़ गया हूँ, रिपोर्टियर और डे कोऑर्डिनेटर और अध्यक्षता मैम की थी, बता चुका था, सॉरी मैं। और दूसरे दिन हमें जो डे कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी जी और डॉक्टर आभा दुबे जी ने चेयर किया इस सेशन को, और डॉक्टर मनी अरोड़ा जी रिपोर्टियर थी इसमें। तीसरे दिन हमारा जो एक्सपर्ट लेक्चर था वो था प्रोफेसर परवेज अहमद अब्बासी जी का, जिन्होंने सोशल एस्पेक्ट पर हमें एनलाइट किया। डॉक्टर मीनाक्षी लोहानी उसकी डे कोऑर्डिनेटर थी और डॉक्टर आभा सिंह जी चेयरपर्सन और रिपोर्टर थी डॉक्टर सुशीला जी। चौथे दिन हमने, जिस पर बहुत प्रेज भी हुआ है, आईसीटी इम्प्लीकेशन की बात की, उसे ई लर्निंग में और ई टीचिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो प्रोफेसर के श्रीनिवास जो कि नीपा में प्रोफेसर हैं और वहां लीड करते हैं एक जो आईसीटी मैनेजमेंट यूनिट है उसको लीड करते हैं, उनको हमने एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया। और इस दिन डे कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी और डॉक्टर सरिता शर्मा जी चेयरपर्सन और डॉक्टर भावना यादव जी रिपोर्टियर। पांचवें दिन हमारा प्रेजेंटेशन का समय था, जो हमने अपने पार्टिसिपेंट से अपेक्षा की थी कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन ग्रुप में प्रेजेंट करें। और जैसा अभी सूचित किया गया है कि उसमें हमें ये बताया गया कि हमने एक ग्रुप को बेस्ट पेपर के रूप में अवार्ड भी किया। ये हमारा एक बहुत ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो माइनर से डिफरेंस से हम आगे और पीछे होते हैं। लेकिन मैं, एक होता है कि हम औपचारिक रूप से बात कहते हैं कि जीतने और हारने वाले सब बराबर हैं, लेकिन रियली मैं अपने को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करते हुए बोल रहा हूँ कि 9 के 9 ग्रुप ने बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया इतने कम समय में। और एक, हमने किसी को भी उसकी थीम के हिसाब से पेपर अलॉट नहीं किया। पेपर असाइनमेंट हमने जो अलॉट किया वो केवल अल्फाबेटिकली और ग्रुप वाइज, एक थीम वाइज, जिस थीम हमने 5 दिन की थीम तय करी उसी प्रोटोटाइप में हमने उनको असाइन कर दिया वो असाइनमेंट। और सभी लोगों ने इतना इफेक्टिवली अपने अपने एरियाज पर काम करते हुए प्रेजेंट किया कि वो किसी रिसर्च पेपर से भी बेहतर कार्य था, जो इन 5 दिन में संभव नहीं था। लेकिन जो भी आपने इन 5 घंटों के अतिरिक्त एडिशनल काम किया उसका रिफ्लेक्शन था वो। तो दैट्स द स्पिरिट ऑफ यू ऑल। इस दिन हमारा जो डे कोऑर्डिनेटर थी डॉक्टर शिल्पी जी थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का पार्ट है। डॉक्टर परवेश शमीम जी ने इसको चेयर किया और डॉक्टर विजेता गौतम रिपोर्टर के रूप में रही। एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं कि सारी रिपोर्ट्स हमें इन टाइम मिली, उनको हम डिफरेंट सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज पब्लिकेशन के लिए भेज पाए। तो सारे रिपोर्टर ने भी अपना काम बहुत इफेक्टिवली किया। आज का जो लेक्चर था, अभी हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर शिव शंकर जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर अनीता मोराल जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मेरठ कॉलेज मेरठ से हैं, उनके 2 कलीग भी हमारे साथ हैं, उनका भी धन्यवाद। डे कोऑर्डिनेटर के रूप में आज नेहा जी है हमारे साथ और चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर नीतू सिंह जी हमारे वरिष्ठ साथी और रिपोर्टियर डॉक्टर नीलम जी संस्कृत विभाग में हमारे महाविद्यालय में कार्यरत हैं। आदरणीय सिंह सर ने, मैं उनके लिए कहूंगा कि मेरे लिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जो मैं उनकी अनुपस्थिति में बोल रहा हूँ, जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, डॉक्टर अरुण मोहन शहरी जी। मैं मोस्टली उनके लिए कहता हूँ कि वो मुझे हमेशा एनलाइटेड करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े स्कॉलर हैं और जो बड़े अपने एमिनेंट प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट में। जैसे हम कह सकते हैं आईसीटी में अगर कोई काम होगा तो प्रोफेसर के श्रीनिवास जरूर होंगे, इस दुनिया देश में जब भी काम होगा तो उसका जरूर पार्ट होंगे। ऐसे ही मैनेजमेंट में कभी कोई बातचीत होती है तो प्रोफेसर शहरी को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, वो इंडिस्पेंसिबल हैं इस देश के लिए। लेकिन मुझे सौभाग्य है कि उनकी सरलता की वजह से मैं उनसे कभी भी मिल सकता हूँ और उनसे कभी कुछ ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे गाइड करें तो हमेशा समय पा सकता हूँ। उनके कारण आदरणीय शिव शंकर जी का सानिध्य मुझे मिल पाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम बिना औपचारिकता के सर को फोन कर सकते हैं और डॉक्टर सिंह हमें कभी भी समय देने के लिए हमेशा सहृदयता से, सरलता से, और जब भी हम इजीनेस के साथ उन्हें कॉल करते हैं वो आ जाते हैं।
और महाविद्यालय से उनका विशेष लगाव है, क्योंकि इसको स्टैब्लिश करने में, इसकी जमीन चिन्हित करने में, इसके इनॉग्रेशन में भी उनका योगदान है। और उन्होंने जिस स्पिरिट से इस महाविद्यालय को स्थापित किया होगा, हम उस स्पिरिट को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी लीडरशिप को और हमारी पूरी कलेक्टिव स्पिरिट को। तो उसके लिए भी मुझे धन्यवाद देना है। सर ने बहुत बड़ी बात की, अभी 3 इशू सर ने बताए। एक तो यह है कि पूरी दुनिया में हम इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए क्या क्या चीजें, स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, और कोई देश कैसे किसी यूनिक अप्रोच के साथ आगे आ रहा है, और कैसे हाइजीन प्रोटोकॉल पे हमें काम करने की जरूरत है, और कैसे हम ब्लेम गेम की जगह सेल्फ डिसिप्लिन हो और खुद को उस माहौल के लिए तैयार करें, और अपना छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर हम देते हैं, पहले खुद को बचाते हुए, जैसा कि उन्होंने बताया कि एरोप्लेन में आप यात्रा कर रहे हैं तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को, क्योंकि आप अगर तैयार होंगे, आप अगर पैंडेमिक का शिकार नहीं होंगे, तो आप बाकी लोगों को बचाएंगे। तो वो एक चीज। और डॉक्टर अनीता जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सोशल और साइकोलॉजिकल इशू पर आपने जो बातें बताई, वो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी सरल है, लेकिन उनकी जो महत्ता है वो बड़ी यूनिक है। अगर आप खुद को जान ले, अगर आप ह्यूमन ब्रेन को समझ ले, जैसे मैम ने कहा कि एंजाइटी प्रोन लोग हैं, और कितने हैं वो, लगभग 70% लोग हैं कि जो ये डरे रहते हैं कि अभी क्या हो जाएगा, और न्यूज और मीडिया आपके सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है कि आप हमेशा ही खुद को डिप्रेस फील करते हैं। तो कई बार लोगों के सजेशन आ रहे हैं कि आप कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहें, और प्रिंट मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ें, क्योंकि उस पर भी संक्रमण के संकेत हैं। तो प्रिंट मीडिया फिर भी आपको ऑथेंटिक ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, और आपको इस फोबिया से थोड़ा मिनिमाइज करता है, और स्वाध्याय की तरफ अग्रसर होने की बात की। डॉक्टर मोराल ने हमें एक और कंसेंट दिया। हम अपने कॉलेज के लिए मानते हैं कि मेंटरिंग एक बड़ी प्लस है हमारे पास। हमने 3-4 चीजों को नेक को बताते हुए कहा कि एक तो हम मेंटरिंग सिस्टम ऐसा करते हैं कि हमारे लगभग 40 बच्चे एवरेज के रूप में हमसे अलॉट हो जाते हैं, और उनको हम पार्टीज होना चाहिए। पिछली आईक्यूसी मीटिंग में उनके सजेशन थे, और नेक के दौरान भी उनके सजेशन थे। तो हमने डॉक्टर अनीता मोराल से जब ये कहा, तो उन्होंने हमें एक कंसेंट दी है कि कभी भी ऑनलाइन और महीने में एक बार ऑफलाइन, वो हमारे कॉलेज में जब चीजें सिनेरियो ठीक हो जाएगा, आकर बच्चों को काउंसलिंग दे सकती हैं। तो उसके लिए उनका 90 पार्टिसिपेंट ने अपने प्रेजेंटेशन में, अपने बिहेवियर से, अपने डिसिप्लिन से, अपने लॉगिन से, अपने तरीके से हमें रियली एक स्पिरिट दी है कि हम बाकी आगे भी ऐसे कोर्सेज कर सकें। और पेपर प्रेजेंट में मैं कह ही चुका हूं। अगेन मैं अपनी लीडरशिप को और अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम को और सभी पार्टिसिपेंट्स को, सारे कीनोट स्पीकर्स को, एक्सपर्ट्स को के प्रति साधुवाद देते हुए माइक डॉक्टर नेहा जी को पुनः आमंत्रित दे रहा हूं, या उन्हें कह रहा हूं, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. You always leave us fascinated. When you speak, no one wants you to stop. And this is really a remarkable capacity of yours, that you have created a aura of such, we feel like you keep on speaking, and we keep on listening to you for hours. So that is really a remarkable capacity. Thank you so much. And for now, it is going to be end. And for the formal vote of thanks, I would request our organizing secretary, Dr. Deepti Bajpai, Associate Professor in the Department of Sanskrit, to kindly deliver the vote of thanks. Deepti ma'am. थैंक यू डॉक्टर नेहा। ऐसा लग रहा है कि अभी कल की ही बात हो जब आप सभी का स्वागत करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ था, और आज आभार ज्ञापन की घड़ी भी आ गई। भावुक क्षण है, लेकिन चूंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो इस नियम को स्वीकार करते हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य और इस कार्यक्रम की संरक्षिका डॉक्टर दिव्यानाथ मैम का अंतर से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके निर्देशन और सहयोग से ये एफडीपी तो क्या, महाविद्यालय का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम बहुत ही सहजता से संपन्न हो जाता है। महाविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य की कार्य क्षमताओं को पहचानना और उसका सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग करना, महाविद्यालय में एक सहज वातावरण का निर्माण करना, और किसी भी काम में प्रत्येक कदम पर अपने इनपुट और इन्वॉल्वमेंट रखना हमारे प्राचार्य जी की विशिष्ट कार्यशैली है। मैं आपके प्रति अंतर से आभार व्यक्त करती हूँ।
इसके पश्चात मैं प्रथम दिन से लेकर आज तक जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि वगैरह आए हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, माननीय डॉक्टर शिव शंकर जी, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर वाई विमला, प्रोफेसर अहमद अब्बासी जी, प्रोफेसर के श्रीनिवासन, डॉक्टर अनीता मोराल जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निसंदेह आपके ज्ञान प्रवाह ने हमें बहुत लाभान्वित किया है। इसके पश्चात मैं इस एफडीपी में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े विद्वत वर्ग का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इस एफडीपी के समस्त नियमों का पालन करते हुए इसमें अपनी प्रतिभागिता से इसे सफल बनाया, आपके प्रति अंतर से आभार है। सभी सत्रों के रिपोर्टियर्स और चेयरपर्सन को प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और अंत में प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर डीसी शर्मा सर, संयोजक डॉक्टर किशोर सर, ऑर्गेनाइजिंग टीम डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर मीनाक्षी लोहानी, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर आजाद आलम सिद्दीकी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। जैसा कि डीसी सर ने कहा था, पर्दे के पीछे की सेना, तो सभी ने बहुत ही समर्पण भाव से, कार्यकुशलता से समस्त कार्यों को संपन्न किया। मैं आपका विशेष रूप से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कोरोना का संकट काल है, अतः संपूर्ण सृष्टि की शांति कामना के लिए मैं यजुर्वेद के इस मंत्र, शांति मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, शांति मा शांति, शांतिरेधि शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Neha? Hello. Thank you so much, ma'am. You have always been inspiration for me. I have always been your big fan and have learned a lot from you. Thank you so much. And now with this word that you all participants will always remain in our memories and will want all of us to be in your memories for always. And with these few words, I will seek permission of our chairperson, our respected principal ma'am, to end up the program. Thank you very much. Thank you.